बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूसिल अशिया, कंडक्टर्स। मूसिल ईसाल से निकला है, जैसे ईसाल सवाब, सवाब पहुंचाना, भेजना। ईसाल का मतलब पहुंचाना या भेजना है। तो मूसिल अशिया ऐसी अशिया जो करंट को या बरकी रौ को अपने में से गुजार देती हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का बायस बनती हैं, वो अशिया मूसिल अशिया कहलाती हैं। मैं पढ़ता हूँ। वो अशिया जिनमें से बरकी रौ आसानी से गुजर सके या जो बरकी रौ के रास्ते में कम मुज़ाहमत पेश करें, मसलन लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम वगैरह, तो ये अशिया मूसिल अशिया कहलाती हैं और अंग्रेजी में कंडक्टर्स कहते हैं इनको। गैर मूसिल अशिया, नॉन कंडक्टर्स, नाम से जाहिर है कि वो अशिया जिनमें से बरकी रौ का या करंट का ईसाल नहीं होता, जो अपने में से बरकी रौ को नहीं गुजरने देती। मैं पढ़ता हूँ। वो अशिया जिनमें से बरकी रौ न गुजर सके या वो बरकी रौ के रास्ते में बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत पेश करें, मसलन शीशा, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, अबरक वगैरह। अबरक माइका, आप देखते हैं कि जिस तरह प्याज में से छिलके उतरते हैं, छिलके उतारते जाएं तो प्याज ख़त्म हो जाता है। इसी तरह अबरक एक ऐसा मादा है कि उसमें से भी छिलके उतरते हैं, छिलकों से मिल के बना है, छिलके उतरते रहते हैं हत्ता के पूरा अबरक, पूरा मादा ख़त्म हो जाता है। तो ये अशिया गैर मूसिल अशिया कहलाती हैं और अंग्रेजी में नॉन कंडक्टर्स कहते हैं। नीम मूसिल अशिया, सेमी कंडक्टर्स, नाम से जाहिर है, जैसे नीम गर्म पानी, नीम हकीम। तो बहुत से अल्फाज हम उर्दू के अंदर अपनी ज़ुबान के अंदर बोलते हैं। नीम मूसिल अशिया, नाम से जाहिर है कि ऐसी अशिया जिनमें बरकी रौ की ईसालियत मूसिल और गैर मूसिल के बैन बैन या दरमियान में होती है। इनको हम मियाना मूसिल अशिया भी कह सकते हैं। तो ऐसी अशिया जिनमें करंट के गुजारने की सलाहियत मूसिल और गैर मूसिल के दरमियान में होती है। मैं पढ़ता हूँ। वो अशिया जिनमें से बरकी रौ गुजरने की सलाहियत मूसिल और गैर मूसिल अशिया के दरमियान होती है। सिलिकॉन और जर्मीनियम की कलमें, कलम को अंग्रेजी में क्रिस्टल कहते हैं, ये इनकी मिसालें हैं। सिलिकॉन और जर्मीनियम नीम मूसिल अशिया हैं। इनकी खसूसियात हम आगे चलकर पढ़ेंगे। सिलिकॉन और जर्मीनियम की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मीनियम। सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो मदारों में किस तरह तकसीम होते हैं। देखें, बाएं तरफ सिलिकॉन जहां नज़र आ रहा है और इसमें इसके मरकज़े में, इसके न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन होते हैं और जाहिर है कि 14 ही इलेक्ट्रॉन इसके मुख्तलिफ मदारों में गर्दिश करते होंगे। आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनी तश्कील किस तरह से होती है। पहले मदार में आपको पता है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे में 8 आते हैं और तीसरे में 18 आते हैं, चौथे में 32 आते हैं। 2n की 2 इस फार्मूले से हम इसकी तश्कील करते हैं। तो पहले में आपको देखें 2 नज़र आ रहे हैं सिलिकॉन में, दूसरे में 8 नज़र आ रहे हैं और कुल तो 14 हैं। तो तीसरे में कितने रह जाएंगे? 4। इसी तरह जर्मीनियम में आप देखें कि जर्मीनियम के मरकज़े में 32 प्रोटॉन होते हैं और 32 ही इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन हैं जो गर्दिश करते हैं। आप जानते हैं कि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की तादाद बराबर होती है। तो पहले में 2 आ गए, साथ लिखी हुई है इसकी तश्कील, और दूसरे में 8 आ गए, तीसरे में 18 आ गए, चौथे में तो 32 आ सकते हैं लेकिन बचे कुल 4, चौथे में 4 आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये चौथे ग्रुप से जितने भी अनासर ताल्लुक़ रखते हैं उनके आखिरी शेल में, आखिरी मदार में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कदर मुश्तरक है इन सब की, सिलिकॉन और जर्मीनियम की, के आखिरी मदार में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आखिरी मदार को वैलेंस शेल कहते हैं अंग्रेजी में, वैलेंस मदार, के इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इनकी खास पहचान है, इसे आपने याद रखना है। सिलिकॉन और जर्मीनियम में शरीक गिरफ्ती बॉन्ड, शरीक, शिरकत, गिरफ्त
पकड़, बॉन्ड का मतलब बंधन, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के एटम इलेक्ट्रॉनों के इश्तराक के साथ पकड़ मजबूत कर लेते हैं और एक बंधन बना लेते हैं जिसके ज़रिए से सारे एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो एटमों के बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी एटम के बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं और उस शेल को वैलेंस शेल कहते हैं। तो बाएं तरफ जो तस्वीर है उसकी तरफ आप देखिएगा, 5 सिलिकॉन के एटम दिखाए गए हैं और हमें पता है हर सिलिकॉन एटम के बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जो दरमियान वाला एटम है उसमें भी 4, उसके बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जो दरमियान वाले के गिर्द 4 जोड़े नज़र आ रहे हैं उनमें से जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं हर जोड़े में 1 इलेक्ट्रॉन दरमियान वाले एटम का है और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर की तरफ 4 एटम हैं उन्होंने 1-1 इलेक्ट्रॉन इस जोड़े में शामिल किया है। तो इस तरह से ये एक बंधन बन गया, ये जो जोड़े क्या बने हैं, एक बंधन बन गया है, पकड़ मजबूत हो गई है इनके आपस में मिलने से इश्तराक के साथ। तो ऐसे बॉन्ड उर्दू में शरीक गिरफ्ती बॉन्ड कहलाते हैं और अंग्रेजी में कोवेलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। कोई भी छोटी सी मिकदार है सिलिकॉन की, उसमें लाखों करोड़ों एटम होते हैं, तो सारे इसी अंदाज से आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी तस्वीर को ज़रा दाएं तरफ वाली तस्वीर में ज़रा वाज़े करके दिखाया गया है कि एक दरमियान वाला जो सिलिकॉन है उसके गिर्द 4 हल्के आपको नज़र आ रहे हैं। हर हल्के में जो दरमियान वाला एटम है वो 1-1 इलेक्ट्रॉन देगा और जो बाहर वाले हैं वो भी 1-1 इलेक्ट्रॉन देकर इस तरह से जुड़े हुए हैं जैसे कि बाएं तरफ वाली तस्वीर से समझाया है। तो ये कोवेलेंट बांडों के ज़रिए, शरीक गिरफ्ती बांडों के ज़रिए सारे के सारे सिलिकॉन के एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं। खारजी मिलावट, डोपिंग। क्रिकेट के ज़िमन में आपने ये लफ्ज़ डोपिंग का सुना होगा। बाज़ खिलाड़ी कोई दवाई खा के, कोई नशे की चीज़ खा के फिर खेलते हैं जिससे थकावट कम होती है, या दौड़ लगाते हैं जिससे कोई नशे की चीज़ खा के जिससे भी थकावट कम होती है, तो इसे डोपिंग कह दिया जाता है, यानी खारजी मिलावट, जिसम में बाहर से कोई चीज़ जो है वो दाखिल की जाती है। तो हम पिछली स्लाइडों में पढ़ चुके हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो एटम हैं वो उसके सारे के सारे जो बैरूनी शेल के या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो शरीक गिरफ्ती बांडों के जरिए जुड़े हुए होते हैं, उनमें आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते। सिलिकॉन और जर्मेनियम में आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए उनमें से करंट का बहाव भी नामुमकिन है क्योंकि करंट आज़ाद इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहता है। कोई तरीका ऐसा हो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से आज़ाद इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएं और उनमें से करंट का बहाव मुमकिन हो जाए, ये तरीका हम इख्तियार करते हैं। इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है कि मैं पढ़ता हूँ, आप ज़रा समझिएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम में से बरकीरों की सालियत को बढ़ाने के लिए 3 या 5 वैलेंसी एटमों से मिलावट की जाती है। 3 वैलेंसी वालों से या 5 वैलेंसी वाले एटमों के साथ अगर मिलावट कर दी जाए तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में आज़ाद इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे जिसकी वजह से करंट का बहाव मुमकिन हो सकेगा। ये ऊपर देखें तस्वीर में, डोनर इम्प्योरिटी, दहिंदा कसाफत, दहिंदा मिलावटें, यानी ऐसी मिलावट जो इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती हो। ये 5 वैलेंसिया एटम है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत है। और नीचे वाला बोरान है, इसमें बैरूनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 मुकम्मल करने के लिए, चौका मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम इन दोनों की मिलावट करेंगे, खारिज से, बाहर से मिलावट करने से फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम में से करंट का बहाव मुमकिन हो सकेगा। सेह वैलेंसीय और 5 वैलेंसीय एटम। सेह का मतलब 3, 5 का मतलब 5। सेह वैलेंसीय यानी ऐसे एटम जिनके सबसे आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, और 5 वैलेंसीय ऐसे एटम जिनके सबसे बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों। सेह वैलेंसीय को अंग्रेजी में ट्राइवेलेंट एटम कहते हैं और 5 वैलेंसीय को पेंटावेलेंट एटम कहते हैं। तस्वीरों की तरफ आप देखिए, सबसे बाएं तरफ वाली तस्वीर बोरान की है
और इसमें कुल 5 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 तो पहले शेल में और 3 फिर सबसे आखिरी शेल में आएंगे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की तादाद 3 होगी। तो ये से वैलेंसिया है। दरमियान वाला वही सिलिकॉन का है जिसे हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ा है। इसके बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और सबसे दाएं तरफ वाली तस्वीर है इलेक्ट्रॉनी तश्कील है एंटीमनी की। 5 वैलेंसिया है ये। इसके सबसे आखिरी मदार में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। कुल 51 इलेक्ट्रॉन हैं। तकसीम करते जाइए आप 2n2 के फार्मूले से, तो आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो ये पेंटावेलेंट या 5 वैलेंसिया एटम है। ये स्लाइड सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए है। 5 और 3 वैलेंसिया अनासर। हमें पता है कि एंटीमनी बतौर दहिंदा मिलावट, ये एंटीमनी की तस्वीर है जो पहले आपने देखी है। तो एंटीमनी को बतौर दहिंदा मिलावट हम शामिल करेंगे और नीचे वाली बोरान बतौर कबूलिंदा मिलावट, बोरान को कबूलिंदा मिलावट के तौर पर, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे। दहिंदा और कबूलिंदा मिलावटें। दहिंदा देने वाली, कबूलिंदा कबूल करने वाली मिलावटें। अंग्रेजी में डोनर एंड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। डोनर देने वाली, एक्सेप्टर कबूल करने वाली, इम्प्योरिटीज़ मिलावटें। तस्वीर की तरफ आप देखिए, बाएं तरफ वाली तस्वीर में जो दरमियान में SB एंटीमनी, आपको पता है कि एंटीमनी 5 वैलेंसिया है। इसके बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसके इर्द गिर्द 4 एटम हैं सिलिकॉन के। तो 4 एटम सिलिकॉन के एक एटम एक इलेक्ट्रॉन मुहैया देगा अपना, और एंटीमनी का भी चारों इलेक्ट्रॉन जो बैरूनी शेल में है वो मिलके 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड, 4 शरीक रिश्ती बॉन्ड मुकम्मल बन जाएंगे। और एंटीमनी के बैरूनी शेल में चूंकि 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन फालतू बच जाएगा, जिससे आज़ाद इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएंगे और इसमें से बरकी रॉ की इसालियत मुमकिन हो सकेगी। इसे डोनर इम्प्योरिटी या दहिंदा मिलावट भी कहते हैं। और इसी तरह दाएं तरफ वाली तस्वीर में देखें, दरमियान में बोरान है। बोरान के बैरूनी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये से वैलेंसिया है। तो 3 एटम तो बोरान के हो गए, 3 तो मुकम्मल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। सिलिकॉन बैरूनी जो सिलिकॉन के एटम हैं वो एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो उसके तो 4 हैं, क्योंकि 4 एटम हैं तो उन्होंने तो एक दे दिया, तो 4 इलेक्ट्रॉन उन्होंने दे दिए। दरमियान वाले बी में सिर्फ, बोरान में सिर्फ 3, उसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो मुकम्मल बन जाएंगे और एक फिर जगह खाली बच जाएगी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को कबूल करने की सलाहियत होगी, तभी ये कोवेलेंट बॉन्ड मुकम्मल होंगे। तो इसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या कबूलिंदा मिलावट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कबूल करने की सलाहियत होती है। तो ये मिलावट करने का अमल इसलिए किया जाता है ताकि सिलिकॉन और जर्मेनियम में से करंट का, बरकी रॉ का बहाव मुमकिन हो सके। एन किस्म की अशिया, एन टाइप सब्सटेंसेस, एन नेगेटिव यानी ऐसी अशिया जिनमें मनफी चार्ज ज़्यादा हों, जिनमें जो चार्ज बरदार ज़र्रे हैं वो इलेक्ट्रॉन हों। मैं पढ़ता हूँ, ऐसी नीम मूसल अशिया जिनमें चार्ज बरदार ज़र्रे इलेक्ट्रॉन हों, यानी आज़ाद इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाए। देखें तस्वीर में वही तस्वीर जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ी है कि दरमियान में एंटीमनी का एटम है जिसके बैरूनी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं और इर्द गिर्द जो है वो सिलिकॉन है। सिलिकॉन से ये घिरा हुआ है, तो इसके 5 हैं। सिलिकॉन जो है वो 4 एटम एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो एंटीमनी के फिर चारों इलेक्ट्रॉन बाहर वाले चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ, चारों एटमों के इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलके तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटीमनी का फालतू हो जाएगा। इस तरह से जो चार्ज बरदार ज़र्रा है यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन होगा, और मादे में एन जो अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी तो ऐसा नीम मूसल मादा वो एन टाइप सब्सटेंस, एन किस्म की चीज़ कहलाएगा। मैंने दाएं तरफ लिख दिया है कि एंटीमनी को बतौर खारजी मिलावट शामिल किया गया है। पी किस्म की अशिया, पी टाइप सब्सटेंसेस। पी एन जोड़ या पी एन जंक्शन, जंक्शन जोड़ को कहते हैं जहां दो चीजें मिलती हैं। तो ऊपर वाली तस्वीर की तरफ देखिएगा,
एक तरफ लिखा हुआ है P और दूसरी तरफ N। एक तरफ P किस्म के मादे हैं और दूसरी तरफ N किस्म के मादे हैं। P किस्म के मादों में होल्स, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के सुराख दिखाए गए हैं, और N किस्म के मादों में ये नुक्ते छोटे छोटे दिखाए गए हैं जो इलेक्ट्रॉनों को जाहिर करते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि P किस्म के जो मादे हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों को कबूल करने की सलाहियत होती है, वो कबूलिंदा मिलावटें होती हैं। और N किस्म के मादों में जो डोनर इम्प्योरिटीज़ हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, दहिंदा मिलावटें होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि P किस्म के मादों में जो अक्सरियती चार्ज बरदार ज़र्रे हैं वो होल्स हैं, और N किस्म के मादों में जो अक्सरियती चार्ज बरदार ज़र्रे हैं वो इलेक्ट्रॉन हैं। और नीचे वाली तस्वीर में देखिए कि इन्हीं दो चेपियों को, P किस्म के मादों और N किस्म के मादों से बनी दोनों चेपियों को जब आपस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, अभी कोई बैटरी नहीं हमने इसके साथ लगाई, सिर्फ इन दोनों मादों को आपस में जोड़ा है, तो क्या होगा? जोड़ने से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तेज़ी से दौड़कर P किस्म के मादों में आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे होल होते हैं, वो कबूल करने की सलाहियत लगते हैं इलेक्ट्रॉनों को, और जो होल हैं वो दौड़कर N किस्म के मादों में चले जाएंगे। तो एक तह सी बन जाएगी। देखें, N किस्म के मादे जो फासलाती तह है, दोनों किस्म के मादों को अलग अलग करने वाली लकीर है, उसके बाएं तरफ इलेक्ट्रॉन जाकर इकट्ठे हो गए हैं और दाएं तरफ जो है वो मुस्बत चार्ज या होल्स इकट्ठे हो गए हैं। इस तरह यहाँ पे अब क्या होगा? अब ये जो फासलाती तह बन गई है, इसे नीचे डिप्लीशन रीजन लिखा है। डिप्लीट का मतलब होता है अलग करना, रीजन का मतलब हल्का, यानी रुकावटी हल्का बन जाता है। अब क्या होगा? मजीद इलेक्ट्रॉन N किस्म के मादे से P किस्म के मादे की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जो फासलाती हल्के के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तह बन गई है वो मजीद आने वाले N से P की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉनों को पीछे धकेल देगी। और इसी तरह जो होल है वो N की तरफ नहीं जा सकते, जो तह बन गई है मुस्बत चार्जेस की वो इनको रोक देगी। तो ये हल्का एक बन जाएगा। और आपको पता है कि एक प्लेट पर मुस्बत चार्ज हो और एक पर मनफी हो तो वोल्टेज बन जाती है, तो बैटरी की तरह ये वो हल्का अमल करता है। तो इस तरह ये हल्का रुकावट पैदा करता है मज़ीद आर पार जाने वाले चार्जों के लिए, इसलिए इसे रुकावटी हल्का कहते हैं। और ये तस्वीर एक छोटी सी दाएं तरफ भी दिखाई गई है इस तहरीर के नीचे, वो भी P टाइप सिलिकॉन लिखा है और N टाइप सिलिकॉन लिखा है, तो वो भी PN जंक्शन बना है। तो PN जंक्शन का हम आगे इस्तेमाल पढ़ेंगे। P और N किस्म के बातों को मिला दिया जाए और उसको एक ख़ास खोल के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो डायोड बन जाता है, दो बरकीरा यानी दो सिरों वाला आला। तो डायोड बन जाता है P और N किस्म के मादों को बाहम मिलाने से। मैं पढ़ता हूँ, P और N किस्म के मादों को मिलाकर PN जंक्शन बनाया जाता है, जिसे डायोड कहते हैं। आगे चलते हैं। नीम मूसल डायोड की शक्ल और अलामत। ये ऊपर वाली तस्वीर, दो इस्तिलाहात। एक लफ्ज़ आ रहा है पेश मिलान। पेश का मतलब होता है आगे, जैसे पेशरफ्त, फ़लाँ काम में कितनी पेशरफ्त हुई है, यानी काम कितना आगे बढ़ा है। पेशी, फ़लाँ शख्स की अदालत में पेशी है, या फ़लाँ शख्स को मेरे सामने पेश करो। तो पेश का मतलब आगे होता है, और मिलान का मतलब होता है रुझान। पेश मिलान, आगे गुजारने का रुझान। तो डायोड पेश मिलान कैफियत में उस वक्त होता है जब उसमें करंट आगे भेजने का रुझान पाया जाता हो, और इसे अंग्रेज़ी में फॉरवर्ड बायस्ड कहते हैं। फॉरवर्ड का मतलब पेश और बायस्ड का मतलब मिलान या रुझान। और इसी तरह एक इस्तिलाह है माकूस मिलान, रिवर्स बायस्ड। माकूस का मतलब पीछे होता है, मिलान का मतलब रुझान, यानी डायोड का करंट पीछे भेजने का, उलट समत में भेजने का रुझान हो तो वो कैफियत माकूस मिलान कैफियत कहलाती है। नीचे लिखा भी हुआ है, पेश मिलान के नीचे करंट आगे गुजारने का रुझान और माकूस मिलान के नीचे करंट पीछे गुजारने का रुझान। तो ये दो इस्तिलाहात अपने मानी खुद देती हैं, इनको आप ज़हन नशीं कर लीजिए, आगे समझना फिर खासा आसान हो जाएगा आपके लिए। पेश मिलान डायोड, फॉरवर्ड बायस डायोड। डायोड में करंट को आगे भेजने का रुझान कब पैदा होता है, कैसे पैदा होता है? ज़रा दाएं तरफ वाली तस्वीर को देखें आप
ये V जहाँ लिखा है वो बैटरी है, बैटरी वोल्टेज मुहैया करती है। और देखें बैटरी के जो निशानात हैं, बड़े निशान हैं वो मुस्बत सिरे को ज़ाहिर करते हैं और जो छोटे निशान हैं वो मनफी सिरे को ज़ाहिर करते हैं। तो बैटरी का जो मुस्बत सिरा है, इसका मतलब ये है कि बैटरी के अंदर जो दो प्लेटें हैं, एक मुस्बत प्लेट और मनफी प्लेट, मुस्बत प्लेट पर मुस्बत चार्जों का ज़ख़ीरा है और मनफी प्लेट पर मनफी चार्जों का ज़ख़ीरा है। तो मुस्बत प्लेट बैटरी की जो डायोड के पी टाइप है, डायोड का पी किस्म का जो मादा है उसके साथ जुड़ी हुई है। देखें आप बाएं तरफ बैटरी की जो मुस्बत प्लेट है वो डायोड के पी जो सिरा है उसके साथ जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो डायोड का पी किस्म का मादा है उसमें मुस्बत चार्जों की भरमार है, मुस्बत चार्जों की फरावानी है। तो बैटरी के जो मुस्बत चार्ज हैं वो इन मुस्बत चार्जों को धक्का देकर जंक्शन से पार करवा देंगे और एन तरफ जो है वो एन टाइप मटेरियल की तरफ जो है वो उसे धक्का दे देंगे। बात को दोबारा समझ लीजिएगा कि बैटरी के जो मुस्बत सिरा है उसमें मुस्बत चार्जों की भरमार है, ढेर है, मुस्बत चार्जों का ढेर जो बैटरी की मुस्बत प्लेट है। और ये मुस्बत चार्ज जो हैं वो पी किस्म का जो पी टाइप मटेरियल है उसमें जो होल्स मौजूद हैं उसको धक्का देकर जंक्शन से पार करवा देंगे। आपको पता है मुस्बत चार्जों को धक्का देते हैं, धकेलते हैं। इसी तरह जो बैटरी का मनफी सिरा है वो एन टाइप मटेरियल के साथ डायोड के जुड़ा हुआ है। तो जो मनफी सिरा है बैटरी का उसमें मनफी चार्जों का ज़ख़ीरा मौजूद है, तो ये ज़ख़ीरा एन टाइप मटेरियल के मनफी चार्जों को धकेल कर पी टाइप की तरफ भेज देगा। तो इस सूरत में जो दरमियान में आपने पिछली स्लाइडों में बताया कि जो रुकावटी हल्का है, डिप्लीशन रीजन है, वो छोटा हो जाएगा, उसको सिरे को पार करके इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो आर पार सफ़र करना शुरू कर देंगे। इसको कहते हैं पेश मिलान, इस कैफियत को पेश मिलान कैफियत कहते हैं। फॉरवर्ड बायस्ड पी सिरा, जो बैटरी का पी सिरा है, बैटरी का मुस्बत सिरा है वो पी टाइप मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ हो डायोड के, और जो बैटरी का मनफी सिरा है वो एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन से पी की तरफ आएंगे और होल जो है वो पी से एन की तरफ जाएंगे। इस तरह की चार्जों की हरकत पेश मिलान कैफियत कहलाती है और अंग्रेज़ी में फॉरवर्ड बायस्ड कहते हैं हम इस डायोड को। और इसी तस्वीर को हमने बाएं तरफ एक छोटी तस्वीर बनाकर जाहिर कर दिया गया है। पी टाइप मटेरियल है डायोड का और एन टाइप मटेरियल है, तो मुस्बत सिरा पी के साथ अगर जुड़ा हुआ हो और मनफी सिरा एन के साथ जुड़ा हुआ हो तो पी से होल एन की तरफ जाएंगे और एन से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी की तरफ आएंगे और इस तरह जंक्शन को क्रॉस कर देंगे। जो दरमियान का जो रुकावटी हल्का है वो बारीक हो जाएगा। ये बात याद रखने के काबिल है कि जो फॉरवर्ड बायस डायोड है, पेश मिलान डायोड है, उसमें रुकावटी हल्का छोटा हो जाता है और आगे हम पढ़ेंगे जो माकूस मिलान डायोड है उलट कैफियत में, उसमें रुकावटी हल्का बड़ा हो जाएगा। तो ये पेश मिलान डायोड कैफियत है। माकूस मिलान डायोड, रिवर्स बायस डायोड, इसमें बिल्कुल हम कनेक्शनों को उलट कर देंगे। नीचे देखें V वोल्टेज, ये बैटरी है और इसमें बैटरी का जो मनफी सिरा है, बैटरी का जो मनफी सिरा है वो पी टाइप मटेरियल के साथ जोड़ेंगे। जो पेश मिलान कैफियत थी पहले वाली उसमें तो हमने बैटरी का मुस्बत सिरा पी टाइप के साथ जोड़ा था, लेकिन यहाँ बैटरी का मनफी सिरा पी टाइप के साथ जोड़ेंगे। तो क्या होगा, जो होल्स हैं पी किस्म के मटेरियल में उनको ये बैटरी अपनी तरफ खींच देगी, आगे जंक्शन की तरफ क्रॉस करने नहीं देगी। बैटरी इन मुस्बत चार्जों को, होल्स को अपनी तरफ खींच लेगी। जंक्शन से जो अबूर करना है, जंक्शन इसे पार करने की इजाज़त नहीं देगी। इसी तरह जो बैटरी का मुस्बत सिरा है वो एन टाइप डायोड के एन टाइप मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनों को ये बैटरी अपनी तरफ खींच लेगी, बजाय इसके कि वो जंक्शन को पार करके आगे चले जाएं, आर पार चले जाएं, ये बैटरी उनको ऐसे आगे नहीं जाने देगी। तो इस किस्म की कैफियत में जो रुकावटी हल्का है वो बड़ा हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनों को और होल्स को आर पार नहीं जाने देता, यानी रुकावट बड़ी हो जाती है।
तो ये कैफियत माकूस मिलान कैफियत कहलाती है, रिवर्स बायस कंडीशन ऑफ डायोड। इसमें रुकावटी हल्का फिर बड़ा हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। एक सवाल, अगर पिछली बातें आपने अच्छे तरीके से समझ ली हैं तो आप इस तस्वीर को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकेंगे। आपने ये बताना है, देखें बाएं तरफ पी टाइप मटेरियल है, होल्स में इसमें अक्सरीती चार्ज बरदार जर्रे होते हैं, और दाएं तरफ एन टाइप मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन अक्सरियती चार्ज बरदार जर्रे होते हैं। बैटरी से इनको जोड़ा गया है। जो डायोड का पी टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के मनफी सिरे से जोड़ा गया है, जो एन टाइप मटेरियल है उसको बैटरी के मुस्बत सिरे से जोड़ा गया है। तो क्या चार्ज जो है वो पी टाइप से एन टाइप की तरफ और एन से पी की तरफ यानी जंक्शन के आर पार जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे तो क्यों जाएंगे? नाम बताइए कि ये पेश मिलान कैफियत है, फॉरवर्ड बाइसिंग है डायोड में, या फिर माकूस मिलान रिवर्स बायस्ड है डायोड। आपने इस सवाल का जवाब देना है। डायोड का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ डायोड। आमतौर पर नी मूसल डायोड मुतगैर बरकी रो यानी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट का मतलब होता है तगैर पजीरी, बदलना। तो बदलते हुए करंट को एसी को रास्त बरकी रो यानी डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या एसी को डीसी में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजाहत तो हम आगे चलकर करेंगे। बहरहाल इतना याद रखें कि इस डायोड का सबसे बड़ा इस्तेमाल अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में या मुतगैर बरकी रो को रास्त बरकी रो में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अजीज तलबा, आप जानते हैं कि जिस चीज़ के बारे में आप कुछ सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, हो सकता है कि वो सुनी हुई बात कुछ देर बाद भूल जाए, दिलो दिमाग से निकल जाए, मगर जिस चीज़ को आप अपनी आंखों से देख लेते हैं काफ़ी देर तक उस चीज़ का नक्श आपके दिलो दिमाग पर कायम रहता है, यानी वो आपकी याददाश्त का काफ़ी देर तक हिस्सा बनी रहती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम वगैरह के बारे में हम बातें तो काफ़ी कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमने सोचा आपको शक्ल दिखा दी जाए सिलिकॉन की। ये कसीर कलमी सिलिकॉन की एक सुलाख है, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन। और सिलिकॉन की दरियाफ्त ये रेत की तरह होती है, ये रेत की तरह इसे एक ख़ास दर्जा हरारत और दबाव के तहत इसको एक कसीर कलमी शक्ल में या रॉड की सुलाख की शक्ल में इसको तैयार कर लिया जाता है। और सिलिकॉन की दरियाफ्त ने तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाब में एक नया इजाफा किया है, बल्कि एक इनकलाबी इजाफा किया है। ये जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्कें हैं, जो डायोड है, ट्रांसिस्टर है और बहुत सी दूसरी चीज़ें जो डाटा को, जो मवाद को महफूज करने के लिए आलात इस्तेमाल होते हैं, उनमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। कसीर कलमी सिलिकॉन की डली, पॉलीक्रिस्टलाइन क्रिस्टल, ये एक और तस्वीर है सिलिकॉन की। मुस्बत और मनफी निस्फ साइकिल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। तस्वीर की तरफ आप देख रहे हैं, ये तस्वीर एसी वोल्टेज या एसी करंट को जाहिर करती है, जिसमें वोल्टेज बदलती है, हर लम्हे बदलती है। देखें ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला जो कुप्पा सा बनता है, ये हिस्सा मुस्बत निस्फ साइकिल कहलाता है इस वोल्टेज का, और नीचे वाला हिस्सा मनफी निस्फ साइकिल कहलाता है। एक मुस्बत निस्फ साइकिल और एक मनफी निस्फ साइकिल मिलके एक मुकम्मल साइकिल बनता है, एक मुकम्मल दौर बनता है।
तो वोल्टेज जहां भी जाहिर की जाती है वो इस तरह की लहरी शक्ल या मौजी शक्ल से जाहिर की हुई तस्वीर से जाहिर की जाती है। तो मुस्बत निस्फ साइकिल को अंग्रेजी में पॉजिटिव हाफ साइकिल कहते हैं और मनफी निस्फ साइकिल को अंग्रेजी में नेगेटिव हाफ साइकिल कहते हैं। निस्फ मौजी रास्तगर, निस्फ मौज को सीधा करने वाला। रास्त का मतलब सीधा होता है, गर का मतलब करने वाला। तो निस्फ मौज को यह सीधा कर देगा। हाफ वेव रेक्टिफायर। ज़रा सर्किट की तरफ आप देखिए, ये जो तस्वीर है इसके मुख्तलिफ अज्जा की मैं पहले वजाहत करता हूँ। आइए बाएं तरफ जहाँ पे लिखा है इनपुट, नीचे लिखा है दरामद। इनपुट का मतलब दरामदी सिग्नल। तो एसी वोल्टेज की ये शक्ल दिखाई गई है जिसमें मुस्बत निस्फ साइकिल और मनफी निस्फ साइकिल मौजूद है। इसके बाद दाएं तरफ आ जाइए, यहाँ पे टी लिखा है, ये ट्रांसफार्मर है। दो कायल हैं, बीच में एक अमूदी लकीर है। तो ये दो कायल और अमूदी लकीर ये ट्रांसफार्मर की अलामत है। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कमो बेश करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ घरों में 220 वोल्ट हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेडियो और टेप रिकॉर्डर वगैरह चलाना हो तो उसके लिए 3 वोल्ट, 6 वोल्ट या 9 वोल्ट वोल्टेज दरकार होती है। तो आप फ़र्ज़ करें कि हमें 3 वोल्ट की वोल्टेज की ज़रूरत है, तो ये ट्रांसफार्मर 220 को 3 वोल्ट में तब्दील करेगा। और जहाँ डी लिखा हुआ है ये डायोड है और आर जहाँ लिखा हुआ है ये रेजिस्टेंस है, मुज़ाहमत है। और दाएं तरफ आउटपुट बरामदी सिग्नल है, बरामद। सर्किट ने बरामद क्या किया है, देखें कि दरामद में या इनपुट में मनफी निस्फ साइकिल भी मौजूद था, लेकिन बरामद में मनफी निस्फ साइकिल काट दिया और मुस्बत निस्फ साइकिल ही रहने दिया। इसे कहते हैं रास्तगरी। जो उल्टी समत में जो सिग्नल था वो काट के एक ही समत में सिग्नल को रहने दिया। इसे कहते हैं रास्तगरी या रेक्टिफिकेशन। तो ये अमल किस तरह वकूफ़ पज़ीर होता है इसे हम समझते हैं कि देखें, जब मुस्बत निस्फ साइकिल मिलता है डायोड को, वैसे तो 3 वोल्ट मिल रहे हैं ना, फर्ज करें जब मुस्बत निस्फ साइकिल मिलता है तो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड पेश मिलान कैफियत में होता है, करंट को आगे गुजारने का रुझान रखता है। कैसे कि डायोड जो बाएं तरफ है डायोड का हिस्सा वो पी टाइप है, तो पी टाइप का हिस्सा मुस्बत निस्फ साइकिल मुस्बत सिग्नल के साथ जुड़ेगा, तो जाहिर है पीछे हम पढ़ चुके हैं पेश मिलान या फॉरवर्ड बायस होगा, डायोड करंट आगे गुजर जाएगा। तो ये जो मुस्बत निस्फ साइकिल है ये वैसा ही आगे गुजर जाएगा। जब मनफी निस्फ साइकिल होगा तो डायोड का जो पी टाइप है वो बैटरी के समझे मनफी हिस्से के साथ जुड़ जाएगा। मनफी जो सिरा है बैटरी का समझें कि उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये डायोड माकूस मिलान कैफियत में होगा, रिवर्स बायस होगा, करंट आगे नहीं गुजरेगा। तो क्या होगा, जो मनफी निस्फ साइकिल है वोल्टेज का वो कट जाएगा और उसकी जगह फिर आउटपुट में या बरामदी सिग्नल में खाली दिखाई गई है। फिर मुस्बत निस्फ साइकिल है, फिर उसको गुजार देगा और मनफी निस्फ साइकिल को वो काट देगा। इस तरह से रास्तगरी का अमल जो है वो वकूफ़ पज़ीर होगा। इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन या रास्तगरी। तो डायोड को बतौर रेक्टिफायर या रास्तगर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कामल मौजी रास्तगर मुकम्मल मौज की रास्तगरी करता है, मुकम्मल मौज को सीधा करता है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट उसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। देखें इनपुट या दरामद भी उसी तरह की है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी वही है, लेकिन डायोड 2 हैं, एक D1 है और दूसरा D2 है। सर्किट में नज़र आ रहा है आपको, आर मुज़ाहमत है, रेजिस्टेंस है, उसी तरह की है, लेकिन आउटपुट में थोड़ा सा फ़र्क आ गया है कि निस्फ मौजी रास्तगर में तो जो मनफी निस्फ साइकिल है उसे काट कर फेंक दिया, ख़त्म कर दिया था, लेकिन यहाँ जो मनफी निस्फ साइकिल है वो भी आउटपुट में या बरामद में मुस्बत निस्फ साइकिल के तौर पर काम कर आएगा। मुस्बत निस्फ साइकिल हमें मिल जाएगा उसकी जगह पे। तो ये रास्तगरी एक ही समत हो जाएगी करंट की या वोल्टेज की। इसको हम समझते हैं सर्किट को, ज़रा तवज्जो के साथ समझिएगा। ये बाकी बातें तो सारी उसी तरह की हैं। मुस्बत निस्फ साइकिल जब होगा
इनपुट का या दरामद का, और डायोड D1 उस वक्त पेश मिलान कैफियत में होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। ये पहली बात की तरह ही बात है कि जब मुस्बत निस्फ साइकिल होगा इनपुट का तो डायोड D1 का जो बाएं तरफ वाला हिस्सा है वो बैटरी के मुस्बत सिरे के साथ आप समझें कि जुड़ गया है, तो पेश मिलान कैफियत में डायोड होगा तो करंट आगे गुजर जाएगा। कैसे गुजरेगा, कहाँ से गुजरेगा कि ट्रांसफार्मर से करंट आया D1 की तरफ, D1 से आगे गुजर गया, आगे R में से गुजरा, R से गुजर कर फिर वापस आया ट्रांसफार्मर के दरमियान में जो तार जुड़ी हुई है, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो दरमियान में इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। तो करंट जो है वो D1 से होता हुआ R और R से होता हुआ फिर ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से फिर D1 से R, तो ये समत होगी करंट के सर्किट की या दौर की, ये समत होगी। और जब मनफी निस्फ साइकिल होगा तो इस दौरान जब D1 मुस्बत पेश मिलान कैफियत में होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, तो उस वक्त D2 काम नहीं करेगा, D2 उस वक्त काम नहीं करेगा। और जब देखें आगे है मनफी निस्फ साइकिल, मनफी निस्फ साइकिल आएगा तो D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। तो D2 का जो बाएं तरफ वाला हिस्सा है उसे सिग्नल मिल जाएगा, वो समझें कि बैटरी के मुस्बत सिरे के साथ जुड़ा हुआ है। जो नीचे वाला हिस्सा है आधे वाला, वो D2 के बाएं तरफ वाले P टाइप वाले हिस्से की तरफ आएगा, तो वो बतौर मुस्बत बैटरी के सिरे के तौर पर काम करेगा। तो D2 फिर उस वक्त पेश मिलान कैफियत में होगा या फॉरवर्ड बायस होगा, D2 से जो मनफी निस्फ साइकिल है वो गुजर जाएगा। और गुजर कर अपना रास्ता कौन सा अपनाएगा, D2 से आप ऊपर D1 की तरफ जो है वो गहरा सा जो नुक्ता है, गोल दायरा सा हल्का सा गहरा सा है, वहां जाएगा और वहां से R से होता हुआ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर दरमियान में जो कनेक्शन है उसकी तरफ आएगा, फिर D2 की तरफ, D2 से फिर ऊपर D1 से आगे और R, फिर वापस आकर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर दरमियान में, फिर D2। ये देखें R से जो रास्ता है वही है, R से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। असल में देखना है कि जो लोड रेजिस्टेंस है R है, R कहते हैं लोड रेजिस्टेंस या लोड मुजाहमत, जैसे हमारा बल्ब है लगा हुआ, पंखा चल रहा है, रेडियो चल रहा है, तो R जो है वो उसकी जगह पे लगाया गया है, लोड रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। तो ऊपर से R में जो करंट गुजरेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ हो तो फिर मनफी हम तस्वर करेंगे। समझ आ रही ना बात? जो मुस्बत निस्फ साइकिल है वो आ रहा है, इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो फिर नीचे वाला हिस्सा भी आउटपुट पे नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है कि एक समत, करंट की एक समत हो गई है, रास्तगरी हो गई है। करंट जो है वो सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ मुजाहमत में से ही गुजरेगा, चाहे वो D1 से आ रहा हो चाहे वो D2 से आए। R1 से जब गुजरेगा तो एक ही समत में गुजरेगा, इसे कहते हैं रास्तगरी का अमल। तो इसमें जो मनफी निस्फ साइकिल है उसने भी वो एक ही समत में, उसी समत से गुजरा है, इसलिए वो भी मुस्बत निस्फ साइकिल के तौर पर हमें मिल जाएगा। ये है कामिल मौजी रास्तगरी, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। मजीद वजाहत, थोड़ी सी वजाहत मजीद मैं कर देता हूं ताकि आसानी रहे। देखें जब डायोड D1 काम करता है तो उस वक्त जो ऊपर वाला है नंबर 1, उसमें ट्रांसफार्मर से करंट D1 की तरफ, D1 से फिर R मुजाहमत की तरफ और R से फिर ट्रांसफार्मर की तरफ। ये जो चक्कर बन रहा है, जो सर्किट का जो करंट का रास्ता बन रहा है, ये आप गौर से देख लीजिएगा। और फिर जब डायोड D2 कंडक्ट करता है, काम करता है, तो उस वक्त दूसरे नंबर वाला T से ट्रांसफार्मर से D2 की तरफ, D2 से फिर R मुजाहमत की तरफ। वो जो तीर का निशान है मुजाहमत की तरफ किस तरह से जाएगा, वो तीर के निशान के साथ साथ फिर वापस आएगा और जाएगा फिर T की तरफ।
टी से D2, D2 से R और R से फिर T की तरफ। रास्ता वही है दोनों सूरत में R से गुजरने का, ऊपर से नीचे की तरफ, जिसकी वजह से जो आउटपुट पे है बरामद हमें मिलेगी वो सारे के सारे मुस्बत निस्फ साइकिल ही मिलेंगे, क्योंकि ये करंट के जो मुस्बत निस्फ साइकिल है ये करंट के एक रास्ते को जाहिर करता है। अगर इसके साथ मनफी निस्फ साइकिल हो तो उसका मतलब ये होगा कि करंट आर में जो गुजर रहा है वो नीचे से ऊपर की तरफ गुजर रहा है।